हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटेक्निक की जिन दोस्तों ने पॉलिटेक्निक का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनकी काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप सभी को पहले ध्यान देना होगा कि कौन सा ब्रांच को हम सेलेक्ट करें, कौन सा ब्रांच हमें मिले जिससे हमें पॉलिटेक्निक भी करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद जब जॉब की बात आएगी, क्योंकि 3 साल के कोर्सेज़ के बाद आपको कोई ना कोई जॉब करना होगा। और अगर अधिकतर लोग होते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद वो सीधे बीटेक कर लेते हैं, लेटरल एंट्री के माध्यम से वो बीटेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आप सभी को पहले समझना होगा कि अगर हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, उसके बाद हम बीटेक करेंगे या जो गवर्नमेंट जॉब है या जैसे एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, जेई का एग्ज़ाम आता है, आप मेट्रो की तैयारी कर सकते हैं, डीआरडीओ और इसरो, ऐसे कई जगह पे आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन से ऐसे ब्रांच को आप सेलेक्ट करें जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत ना होगा। तो यहाँ पे हम कम से कम 5 से 6 ऐसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ब्रांच होते हैं पॉलिटेक्निक में, वो उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उसका आगे का भविष्य क्या है और आप किन किन ऑप्शनों के माध्यम से इस ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच के बारे में बात करने से पहले आप सभी ये समझ लें कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होता क्या है। जैसे अगर पॉलिटेक्निक को आप साधारण भाषा में कहें तो ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा के रूप में बताया जाता है, जिसके लिए आप हाई स्कूल पर अगर पास करके एग्जाम में, जैसे हाई स्कूल का आपने एग्जाम दिया है, उसके बाद आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इंटर भी पास किया है तब भी आप पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हैं। इससे आपकी व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि होती है। आप किसी एक सेक्टर में, जैसे आप इलेक्ट्रिकल लेंगे तो आपकी लाइन के बारे में जानकारी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बारे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आप ट्रेड से करते हैं तो आपको छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी होगी। इसी तरह से मैकेनिकल, सिविल, सभी के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी हो जाएगी। डिप्लोमा के बारे में बताया गया कि डिप्लोमा एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जैसे 2 साल का भी होता है, 3 साल के भी होते हैं। ऐसे कोर्सेज बनाए गए हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में व्यवहारिक ट्रेनिंग और एजुकेशन पर केंद्रित होता है। जैसे जो पॉलिटेक्निक होते हैं, डिप्लोमा जो कोर्सेज होते हैं, इसमें आपको ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड किया है। मस्ट जो आपका होता है वो ट्रेनिंग होता है। डिप्लोमा के अंतर्गत ही हायर एजुकेशन होते हैं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कोर्स अलग अलग स्तर पर कराए जाते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक जो कोर्सेज हैं। जैसे आप सिविल करना चाहें या मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या कौन सा ब्रांच आप करें जिससे आपके लिए फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले अगर ब्रांच का नाम आता है तो वो है सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो इस कोर्सेज में आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। किसके बारे में बेसिक जानकारी? जैसे ज़मीन की जो माप है वो कैसे करें, नक्शे का निर्माण कैसे करें, जैसे कोई पुल बनाना हो, कोई घर बनाना हो, कोई स्कूल बनाना है, सभी तरह के नक्शे का निर्माण इसमें कराया जाता है। रोड का निर्माण व पुल का निर्माण, इस पूरे कोर्सेज में आपको हमेशा फिजिक्स पढ़ना होगा, मैकेनिक्स पढ़ना होगा, कैलकुलस जो आपने अवकलन समाकलन इस तरह से हाई स्कूल व इंटर में पढ़ के आए हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे विस्तार से पढ़ना होगा। डाटा एनालिसिस के साथ ही आपको हाई लेवल के मैथ और साइंस भी पढ़ना होगा, जैसे आपने इंटर में पूरी तरह से पढ़ाई होगी। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो आपने हाई स्कूल व इंटर में पढ़ा था वही आपको पॉलिटेक्निक में 3 साल के कोर्सेज में पढ़ना होगा। इसके बाद अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग का ये जो 3 साल का कोर्सेज है इसको कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा, या कह सकते हैं कि इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आप बीटेक करें या कोई जॉब कर सकते हैं। तो आफ्टर कोर्सेज के बाद अगर आता है तो पॉइंट में पहला पॉइंट है कि आप बीटेक कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। जैसे आपने 3 साल के अगर कोर्सेज पॉलिटेक्निक से किए हैं, उसके बाद अगर आप बीटेक करेंगे तो बीटेक भी 3 साल का ही आपको करना होगा, क्योंकि 1 साल आपका लेटरल एंट्री में चला जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हैं तो आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको वहां पे अच्छा जॉब मिलेगा। इसके साथ ही आप पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह आप सीपीडब्ल्यूडी जैसे जो सेंट्रल का होता है उसी तरह से आप स्टेट के करेंगे तो आपको ये जो पीडब्ल्यूडी हुआ, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, ये अगर आप करेंगे तो ये सिविल इंजीनियरिंग के सबसे टॉप जो जॉब माने जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। इसमें आप पैसा के साथ साथ इज्जत और जैसे रुतबा होता है वह भी आप कमा सकते हैं। और लास्ट में बचता है कि सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। जैसे आपने बीटेक भी नहीं किया, जेई का एग्जाम भी आपने नहीं दिया, पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी नहीं किया, लेकिन आपके पास अगर काबिलियत है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप स्वयं इस तरह से ज़मीन खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाकर उसको बेच सकते हैं। आप स्वयं के एक ठेकेदार के रूप में बन सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता। तो ये था हमारा पूरा जो जानकारी था सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि अगर आप 3 साल के कोर्सेज करते हैं तो उसके पास आपके कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने आएंगे कि आप बीटेक करें, एसएससी जेई का एग्जाम दें, सीपीडब्ल्यूडी जो होता है सेंट्रल का होता है, पीडब्ल्यूडी, इसी तरह से आप सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। इसके बाद हमारा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी 3 साल के कोर्सेज हैं, जहाँ पे या जितने भी यहाँ पे कोर्सेज के बारे में बात किए जाएंगे सभी 3 इयर्स के कोर्सेज हैं। तो दूसरे नंबर का जो हमारा ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
इस कोर्सेज में आपको इलेक्ट्रिक के बारे में बेसिक से हाई लेवल की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जैसे बिजली का प्रोडक्शन हुआ, कब और कैसे बिजली का प्रोडक्शन कितने मात्रा में करना होगा, ये सभी जो जानकारी होंगी वो आपको इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है उसमें कराए जाएंगे। इसके साथ ही आपको कई और जो विशेष जानकारी दी जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक जो मशीन होती हैं सभी प्रकार का आपको उस पर एनालिस करना होगा। वायरिंग जैसे घरों में किया जाता है उसके बारे में जानकारी, मेन जो सप्लाई एंड जो पावर सप्लाई होती है उसके बारे में आपको डिटेल एनालिस कराया जाएगा। और आपने देखा है कि जैसे लाइन कट जाता है उसके बाद क्या चलाया जाता है, तो जो जनरेटर चलाया जाता है उसके बारे में भी आपको डिटेल एनालिस आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वर्क करता है, कहाँ पे कोई गड़बड़ी हो जाती है उसके बारे में जानकारी। और आपने देखा होगा कि बड़ी लाइन व छोटी लाइन, जैसे आपने देखा होगा कि जो कंपनियों में लाइन भेजी जाती है वो बड़ी लाइन के माध्यम से भेजी जाती है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे विशेष चर्चा कराया जाएगा। अब आता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 3 साल के कोर्सेज यूपी पॉलिटेक्निक से किया है तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। जैसे हमने बताया कि सिविल में आप ये कर सकते हैं, उसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिकल में भी इसी तरह से ऑप्शन होते हैं। तो ये ऑप्शन कौन से हैं, जैसे पहला ऑप्शन है कि आप बीटेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो भी 3 साल के कोर्सेज में। इसके बाद है एसएससी जेईई का एग्ज़ाम, इसके माध्यम से भी आता है, तो आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एसएससी जेईई के माध्यम से आप जेईई बन सकते हैं, जो पूरे क्षेत्र का मालिक होता है, कब लाइन को काटना है और कब लाइन को चालू करना होता है। क्योंकि 1 सेकंड तक का भी अगर लाइन कट जाता है तो तुरंत वहाँ पे जो हाइडिल होता है, वहाँ से जहाँ से लाइन भेजा जाता है वहाँ पे तुरंत फ़ोन आता है। तो आपका पूरा एक क्षेत्र हो जाएगा कि आप उस क्षेत्र के मालिक हो जाएंगे कि कब लाइन कितना भेजना है, कितने घंटे भेजना है, तो ये आपके पास काम हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है कि स्वयं का आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जानकारी है तो आप अपना दुकान खोल सकते हैं, कोई भी वायरिंग का काम कर सकते हैं, हर प्रकार की आप मशीन को बना सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल से काम करती हैं। इसके साथ आपके पास चौथा जो ऑप्शन होता है वो कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो हायर करती हैं इस तरह से स्टूडेंट पे, एक अच्छे पैकेज के साथ आप उसमें काम कर सकते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस क्रम में हमारा जो तीसरा ब्रांच है और ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल हुआ, ये तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस कोर्सेज में आपको कंपोनेंट के बारे में छोटी से छोटी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ये जानकारी किसके रूप में होगी, जैसे जो रजिस्टर होता है उसके बारे में, क्योंकि कोई भी ऐसा आप इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट होते हैं जो बनते हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें रजिस्टर का यूज ना हो, डायोड का यूज ना हो, ऐसे जो चिप का यूज ना हो। ऐसा बहुत ही कम आपके पास ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट आपके पास होंगे जिसमें रजिस्टर और डायोड का यूज ना किया गया हो। तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं और इन छोटे छोटे कंपोनेंट का निर्माण किस प्रकार से कंपनियों में किया जाता है। इस ट्रेड में आपको कंपोनेंट यूज करने से ज़्यादा बनाने पर फोकस किया जाता है। जैसे आपने डायोड बनाया तो डायोड बनाने का काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, इस तरह से कोर्सेज करेंगे, उनका काम है। और डायोड का यूज करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट होंगे उनका काम है। तो ये सब जो बड़े अंतर, ये छोटे छोटे जो अंतरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है, कि हमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि जो किताबें होती हैं थोड़ा बहुत सेम होता है, तो ऐसे में आपको पढ़ने और इस तरह समझने में कोई बहुत ही अधिक दिक्कत नहीं होगा। अब आता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा कर लिया 3 साल के कोर्सेज, तो उसके पास आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप बीटेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, जैसे आपने सिविल से किया और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल से किया, उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बीटेक कर सकते हैं। नो एसएससी जॉब, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच के लोग होते हैं उनके लिए एसएससी के माध्यम से पोस्ट बहुत ही कम आता है। जैसे अगर 1000 पोस्ट पूरे डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इस तरह सभी के लिए, मैकेनिकल के लिए है, तो उसमें से कहीं 1-2 जो पोस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है। तो इसलिए जो एसएससी की बात आती है ये आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है ही नहीं है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, या जैसे हमने बताया कि पहले आप बीटेक, दूसरा एसएससी, लेकिन आपके पास कई और ऑप्शन है। जैसे आप डीएमआरसी का जो दिल्ली मेट्रो का जो आप आता है, आप मेट्रो को भर सकते हैं। इसी तरह से रेलवे के भी फॉर्म आते हैं जिसे हम आरआरबी के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अपना स्वयं का भी काम नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर जैसे चाहें। जैसे हमने बताया कि सिविल में आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा समस्या ये होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो आप हाथों से निर्माण नहीं कर सकते। जैसे अगर आप चिप की बात किया जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट होता है चिप बनाना, तो चिप आप हाथ से नहीं बना सकते क्योंकि इतनी पतली पतली उसमें पिन होती है, उसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत होती है। और रजिस्टर से लेकर चिप तक सभी मशीन से ही बनते हैं। लेकिन आपके पास कई बड़े बड़े ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप सिविल और इलेक्ट्रिकल की तुलना में बहुत ही कमज़ोर हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसरो में जा सकते हैं, डीआरडीओ ज्वाइन कर सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, लेकिन नासा में जाने के लिए आपको बीटेक के साथ साथ एमटेक करना होगा, तभी आपको वहाँ पे जाके फ़ायदा मिलेगा।
इसके बाद का जो हमारा ब्रांच है जिसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, इस कोर्सेज में सभी काम मशीनों के माध्यम से संपन्न होते हैं, क्योंकि वे एक निश्चित साइज होता है, उसका एक डिज़ाइन होता है, उसके साथ साथ अन्य बातों का भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक महत्वपूर्ण ब्रांच माना जाता है 3 इयर्स कोर्सेज के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए। इसमें कराया किया जाता है कौन से काम ऐसे कराए जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जैसे मशीनों का निर्माण कैसे होता है। अब ये मशीन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप सिंचाई वाला मशीन जिसके माध्यम से पानी आप खेतों में चलाते हैं, उसका निर्माण कैसे, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होता है मैकेनिकल ब्रांच के लिए कि बाज़ारों को आगे कैसे बढ़ाया, जो हाथों से करने से ज़्यादा हो उस मशीनों से कैसे कराया जाए, रोज़गार को बढ़ावा देना, कम समय में कम मजदूरों से अधिक काम कराना, ये कैसे किया जाए, कैसे संभव किया जाए, ये जो सभी काम होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 इयर्स के कोर्सेज करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा, जैसे सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी तरह से अब मैकेनिकल की मैं बात करूँ तो मैकेनिकल के लिए भी इस तरह से 4 से 5 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप बीटेक कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। दूसरा पॉइंट है कि आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके माध्यम से आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल के माध्यम से ज्वाइन किया, मैकेनिकल से इस तरह से जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से ज्वाइन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्वाइन किया, उसी तरह से आप मैकेनिकल के 3 इयर्स कोर्स करने के बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा काम है कि स्वयं का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मैकेनिकल के लिए, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा बजट है, थोड़ा सा आपका जो बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप भी मैकेनिकल में अपना काम स्वयं का काम कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप सिविल के कामों को कर सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसके बाद का जो हमारा ब्रांच है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं, तो वो 5वां ब्रांच है सीएस, जिसे हम आगे जाके बीटेक में सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन आप पूरे पॉलिटेक्निक में सीएस के नाम से जानेंगे। इस पूरे वीडियोज़ में या इस पूरे कोर्सेज में आपको कंप्यूटर के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा, जैसे डाटा की फीडिंग कैसे की जाती है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे किया जाता है, प्रोग्रामिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रामिंग ना सिखाया जाए तो आप समझ लीजिए कि आप सीएस में कुछ भी नहीं किए हैं। इसके साथ ही जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जो डाटा चलाया जाता है, कैसे सर्वर को हैंडल किया जाता है, सारी जानकारी आपको सीएस इंजीनियरिंग में कराई जाएगी। मतलब आप इसका पूरा समझ सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक की विशेष जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में प्रोवाइड की जाएगी। अब आता है कि अगर आपने सीएस से कोर्सेज कर लिया, 3 इयर्स के कोर्सेज कर लिया, इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन वही है कि आप बीटेक कर सकते हैं सीएस इंजीनियरिंग से। दूसरा है कि नो एसएससी जॉब, एसएससी के माध्यम से जो सीएस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कोई भी जॉब नहीं निकलती है। तीसरा है कि विदेश में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे आप जो खाड़ी देश है सऊदी अरब, यहाँ पे इन सभी देशों में आप जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रांच का महत्व सबसे अधिक है, लेकिन जो वैकेंसियाँ और नहीं आ रही हैं इसलिए इसका थोड़ा सा महत्व बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में कब समय बदलेगा ये किसी को नहीं पता है। ये इसलिए इस तरह से जो 5 हमने ब्रांच के बारे में बात किया कि सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सीएफ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 ऐसे ब्रांच है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी कुछ ऐसे ब्रांच हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये ब्रांच नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जैसे पहले सिविल की बात किया तो इन ब्रांचों में पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिविल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ब्रांच अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जैसे होता है ना कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या इच्छा है, इसलिए आप उस ब्रांच को सेलेक्ट करें जो आपके मन में आए। इसलिए मैंने इसी तरह से बात किया कि जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो कि कौन सा ब्रांच लिया जाए। जैसे थोड़ी थोड़ी जो समस्याएं आ रही थी उसको मैंने दूर किया इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग होता है, केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे आप केमिकल के बारे में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जैसे प्लास्टिक का भी होता है, रबड़ के लिए भी होता है, इसी तरह से फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट में आपको काम हमेशा ही मिलेगा और वह भी अच्छे जो पैकेज होते हैं। लेकिन ये जो सीट होता है जैसे कॉलेज में हर जगह ऐसे सभी जो कोर्सेज होते हैं वो नहीं चलते। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप पॉलिटेक्निक में कर रहे हैं तो कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। और इसके अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो प्राइवेट में आप फीस जानते हैं कि 45,000 रुपये आपको 1 साल के देने होंगे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जिनके लिए अगर डी फार्मा करना होगा वो प्राइवेट में देख लें कि टॉप 10 में कौन सा कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी ब्रांच का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि लगभग बहुत ही अधिक ब्रांच हो जाते हैं, 60+ ब्रांचेज हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी ब्रांचेज खराब हैं, बस समय समय की बात है। जैसे आज ITI की हर ब्रांच का भाव बढ़ गया, जैसे आप देख भी रहे हैं
कि जैसे अभी ग्रुप डी का भर्ती आया था, उसके पहले आपने एनटीपीसी, उसके पहले आपने जो एएलपी का एग्जाम आया था, इस तरह से आपने सभी में देखा होगा कि आईटीआई को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर अगर आप समझे तो जैसे आईटीआई जो होता है ये कितने वर्षेज का कोर्सेज होता है, ये 2 वर्ष का कोर्सेज होता है। पॉलिटेक्निक जो होता है अगर आप किसी भी ब्रांच में कर रहे हैं तो आपके 3 वर्ष के कोर्सेज होते हैं। उसी तरह से अगर बीटेक आप कर रहे हैं तो बीटेक के कोर्सेज होते हैं 4 साल के। आप बताइए कि प्राथमिकता किसको दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से? आईटीआई वालों को, 2 साल के कोर्सेज वालों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि 4 साल और 3 सालों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन सरकार तो आईटीआई वालों को ही चाहिए, जबकि बीटेक के आगे अगर बीटेक से ही तुलना कर लिया जाए आईटीआई का और आईटीआई का पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट से तुलना कर लिया जाए तो आईटीआई वाले कहीं नहीं टिकेंगे। लेकिन फिर भी वही है कि समय की क्या ज़रूरत है। ऐसे में आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप इन ब्रांचों में से कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको इनमें से कोई ब्रांच, जैसे 5 से 6 जो ब्रांच के बारे में बात किया, अगर उसमें से कोई नहीं मिलता है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट का अगर आप कोर्सेज करते हैं तभी आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम लेंगे तो वही लेंगे जो हमारे पड़ोसी या हमारे गांव के, या कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि जो बड़े होंगे आपके परिवार में होंगे, जो कहेंगे कि आपको यही ब्रांच लेना होगा। तो इसके लिए आपको 2 बार सोचना होगा या 2 पॉइंट पे विशेष ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे सबसे मेन यही होता है कि करना तो आपको, न तो आपके मम्मी पापा या आपके परिवार को किसी को नहीं करना तो आपको है, पढ़ना आपको है, आगे के कोर्सेज आपके जो भी समस्याएं आएंगी वो सभी आपको ही झेलना होगा। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस ब्रांच में आपको किस में जानकारी है और किस में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आगे का आपका एम क्या है। तो सबसे पहले यही आप ध्यान रखिएगा किसी भी ब्रांच को सेलेक्ट करने से पहले। और दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान देना होगा कि आपका जो बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि बैकग्राउंड ही मेन होता है। जैसे आपने अगर किसी भी कोर्सेज से आपने 3 साल के डिप्लोमा कर लिया, जैसे सिविल से कर लिया, मैकेनिकल से कर लिया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से कर लिया, तो आगे आपको अगर बीटेक करने का मन करे कि आप आगे बीटेक करें या एमटेक करना चाहते हैं, इसके बाद बीटेक एमटेक करना चाहते हैं, तो आपके लिए मोस्ट हो जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्यों हो, क्योंकि आप एक साथ का ही काम नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप पढ़ाई भी कर लें उसके साथ साथ काम भी कर लें, कंपनी में कर लें, ऐसा कोई भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आगे आने वाले समय में हमको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ब्रांच हम इस तरह से सेलेक्ट करें। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है, वो भी 30 तारीख से। इसके पहले आपके मन में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ रहे होंगे कि कौन सा ब्रांच, कौन सा कॉलेज को सेलेक्ट करें जिससे आगे चलकर हमको एक अच्छा, जैसे कह सकते हैं कि जॉब भी मिल जाए और हर प्रकार की जो समस्या है उसको दूर कर सके। जो भी आपके मन में समस्याएं हैं वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ज़रूर कोई ना कोई सलूशन आपको दिया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से भरने होंगे, कौन से प्राइवेट कॉलेज आपको सेलेक्ट करें जिससे आपका जो सिलेक्शन है या जो कह सकते हैं कि आपको जो कॉलेज है वो आपको मिल पाए और अच्छा ब्रांच आपको मिल पाए। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।